इजराइल झुकी नहीं गया है बल्कि घुटनों के बल रेंग रहा है। और देखिए, इजराइल ने कहा था, अमेरिका ने भी कहा था कि सारे इजरायली जो कैदी हैं वो शनिवार को 12 बजे तक छूट जाने चाहिए। ट्रंप ने धमकी दी थी, अगर नहीं छूट, उसने सारे कहा था। अभी अलग बात है कि वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, नेतन्याहू को भी बेवकूफ बना रहा है, दुनिया को भी अपने हिसाब से चला रहा है। आज मोदी के साथ जबरदस्त एक बैठक हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ट्रंप की, और उसमें मतलब कमाल हो गया। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, बहुत ही जरूरी चीज है। वो पूरा जो इस समय जंग चल रही है उसको, जो वेस्ट एशिया में, उसको लेके वो बहुत महत्वपूर्ण है जो आज हुआ। और उसमें स्पष्ट हो गया भारत की, देखिए क्या हालत है, वो ट्रंप के आगे नहीं जा सकते। खैर, इसमें बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले देखिए क्या हुआ, इजराइल कैसे झुका। हमास ने यह कहा था कि मंडे को, आज फ्राइडे है, ठीक, आज फ्राइडे है 14 नवंबर। हमास ने कहा था मंडे को कि ह्यूमैनिटेरियन एड अगर अलाउ नहीं होगी तो हम जो सैटरडे को प्रिजनर्स रिलीज करने हैं वो हम नहीं करेंगे। इसके बदले इजराइल ने कहा था तुम्हें वही नहीं जो सैटरडे को रिलीज करने, सबको रिलीज करना पड़ेगा। ट्रंप ने भी यही कहा था और हमास अड़ा रहा अपने इस पे, अपने रुख पे। उसने अपनी ताकत दिखा दी थी पिछले प्रिजनर एक्सचेंज में, पूरी रेजिमेंट पे एक तरह से परेड मार्च कर दिया था उसने, और पूरा हिल गया था उससे इजराइल, और वो सब डर दिख गया। सारी गीदड़ भभकी बेकार हो गई। आज डंके की चोट पे हमास ने केवल 3 नाम दिए हैं और इजराइल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इजराइल उसको बार बार कोशिश कर रहा है कि नहीं, उसको हमने इस तरह से एक्सेप्ट किया, उसको नहीं किया, उसको ये किया। और आप देखिए नाम, ये जो 3 नाम हैं, साशा अलेक्जेंडर टूबनोव, सागी डेकेल हान, यार हान, यानी साशा अलेक्जेंडर टूबनोव, सागी डेकेल हान और यार हान, ये 3 लोग हैं जो हमास रिलीज करेगा कल करीब वही 12 बजे के बाद। और उसके बदले क्या हो रहा है, कमाल हो रहा है। उसके बदले इजराइल 36 आजीवन कारावास पाए फिलिस्तीनियों को रिलीज करेगा और 333 ऐसे गाजा के कैदी या करेगा जो 7 अक्टूबर के बाद उठाए गए और जिनके ऊपर खास तौर पे टॉर्चर हुआ। जो 7 अक्टूबर के बाद, 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो 333 लोग गाजा से उठाए गए थे जबरदस्ती उनको टॉर्चर करने के लिए, उनको छोड़ा जाएगा। और जो इसमें जो 36 जो पुराने आजीवन कारावास के जो कैदी हैं वो छोड़े जाएंगे। यानी अभी तक 767 फिलिस्तीनी कैदी छूट चुके हैं। ये जो अगर आप मिला लीजिए 369, ये मिला के होता है 333 और 36, 369। ऑलरेडी आंकड़ा 1000 पार कर चुका है। और इजराइल के कितने रिलीज हुए हैं? इजराइल के अगर वो 5 थाई नेशनल्स हटा दीजिए तो 16 + 3 18 बदले 1000 प्लस। अब आप बताओ, ये पूरी सिचुएशन है। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में जो आज हुआ, कम से कम 12 जगह इजरायली मार खाए। जेरूसलम और बेथलेहम में सेटलर्स की कुछ व्हीकल्स कुछ फिलिस्तीनी इलाकों के पास तक पहुंच गई थी, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा है। और जो सेटलर्स का एक बड़ा हमला होने जा रहा था, सेटलर्स बहुत दिनों से कह रहे थे कि जेरूसलम के कुछ गांव में हम हमला करेंगे, बेथलेहम के कुछ गांव में हमला करेंगे। उन लोगों ने जैसे ही पहली उनकी व्हीकल्स दिखाई पड़ी, हमले का आभास भर हुआ और फिलिस्तीनी जो लड़ाके हैं, जो लड़के हैं, वो वहां पहुंच गए। और इसमें कोई ऑर्गेनाइज पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस जो गोली चला रहा है वो नहीं, बल्कि ऑर्डिनरी लड़के, बिल्कुल ऑर्डिनरी लड़के, वो वहां पर उन लोगों ने कम से कम 6 घंटा मोर्चा लिया बेथलेहम और जेरूसलम में। अप्रत्याशित है उस जगह के लिए। और उसमें जो है एक बड़ी कार्रवाई हुई जिसके चलते इजराइल सत्ते में है। उसके बाद देखिए आज एक बकायदा कुल्हाड़ी लेके एक सेटलर पे हमला हुआ है, और उसका किस जगह हुआ है, किस सेटलमेंट पे हुआ है, वो हम आपको उसके एक एक करके बताएंगे। अब देखिए, अब लेबनान में जो इजराइल कह रहा था कि हमको 18 फरवरी का एक्सटेंशन दो, उसको एक्सटेंशन नहीं मिला है। हालांकि अभी भी ये पूरी संभावना है कि वो कुछ जगह खाली ना करे। जो 5 जगह उसने कही है उसमें से 2 और खाली कर दे। पहले जो 25 जनवरी के बाद 11 जगह उसने कहा था हम रहेंगे 18 फरवरी तक। अब 18 फरवरी के बाद 28 फरवरी तक एक्सटेंशन मांग रहा है कि 5 जगह और हमको रहना। वो एक्सटेंशन अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, उस पर कोई बात भी उसने नहीं की, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं। और उस पर इजराइल जो जोसेफ आउन है लेबनान के प्रेसिडेंट, उनका बयान आ चुका है। उन्होंने साफ कह दिया है कि नहीं,
ये इजराइल को विड्रॉ करना होगा 18 फरवरी तक। दूसरी बात, आज जो बहुत बड़ी घटना लेबनान में हो गई कि तेहरान से, ईरान से एक प्लेन जो लेबनीज सिटीजन्स को लेकर आ रहा था, इजराइल ने धमकी दी कि अगर ये प्लेन यहां लैंड करेगा तो हम बॉम्बिंग कर देंगे, और उसके बाद वो उस प्लेन को वापस जाना पड़ा। फिर जो लेबनान की बेरूत की जनता है, जहां पर एयरपोर्ट है मेन, बेरूत की जनता सड़क पे आ गई, घंटों संघर्ष हुआ लेबनीज आर्मी, लेबनीज पुलिस सबसे, और पूरा उन लोगों ने वहां पर ये नारे लगाए कि किसी भी हालत में लेबनान की जो स्वायत्तता है, मतलब स्वायत्तता करें सॉरी, उसकी जो प्रभुसत्ता है, उसकी जो सॉवरेंटी है, उसकी सॉवरेंटी पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, और इस घटना से आ रही है। और जो लेबनान के जो मिनिस्टर्स हैं, जो नॉन हिजबुल्लाह मिनिस्टर्स हैं, लोग हैं, उनको समझना चाहिए इस तरीके से वो लेबनान की जो प्रभुसत्ता है उससे वो खेल नहीं सकते, और जनता ने जवाब दिया है। और देखिए, ये बिल्कुल पांच मंत्री हैं हिजबुल्लाह के इसी सरकार में, और वो सब इसके खिलाफ बोले, और जनता सड़क पे आ गई। मतलब लेबनान में देखिए पूरी कोशिश हो रही है इजराइल उसको अपने कब्जे में लेने की, इजराइल अमेरिका द्वारा, और जनता उसको लगातार रेजिस्ट कर रही है विदाउट फेल। यानी कोई भी ऐसा मौका जनता नहीं छोड़ रही है जिसमें उसको देखिए, वहां पर भी जनता ने ही पहल ली साउथ लेबनान में पूरी इजरायली सेना को पीछे करने में। आप जानते हैं लेबनीज मिलिट्री बाद में आई, उसके बाद जो सीरिया और लेबनान बॉर्डर पे संघर्ष हुआ, जिसमें जो सीरिया का नया जो रेजिस्टेंस है ग्रुप है उसने मार की, फिर लेबनान आर्मी को भी गोली चलानी पड़ी, और उसको एचटीएस के लोगों पे गोली चलानी पड़ी। और उधर इजराइल से भी दो हाथ सीरियन रेजिस्टेंस ने किया है। सीरियन रेजिस्टेंस के बहुत कुछ ऐसे नए पहलू सामने आ रहे हैं जो आपको मैं डिटेल वीडियो में बताऊंगा। आपको फिर से याद दिला दूं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। और जो एक ईरान पे जो स्पेशल वीडियो हमारा संडे को 7 PM पे रिलीज होगा, वो जसकतस होगा। और हम देखिए सीरिया पे भी वैसे ही एक वीडियो जैसे ईरान पे बना रहे हैं, सीरिया पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे संडे को अगर हमने ईरान पे रिलीज किया तो ट्यूसडे तक हम सीरिया पे कर दें। अभी देखिए जो बाकी घटनाएं हैं, ईरान ने जो एक नए तरीका, एक जो ड्रोन है, पता नहीं मैंने कल आपको बताया था कि नहीं, हालांकि कल देर रात की न्यूज़ है, ईरान ने एक नए तरह के ड्रोन को अनवेल किया है जो पानी से लॉन्च होता है, बाकायदा लॉन्च होता है पानी से, और उसका डेमोन्स्ट्रेशन आज दिखाया। तो जो 46th एनिवर्सरी ईरान की है, इरानियन रेवोल्यूशन की, वो और ज़्यादा दिलचस्प होती चली जा रही है। उसका एक बड़ा उसमें नए नए रंग चढ़ते चले जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आपको 7 बजे संडे को ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद देखिए जो एक बड़ी खबर जो सऊदी अरेबिया से आई है, सऊदी अरेबिया के अंदर भी, जैसे मैंने आपसे कहा, इजिप्ट के अंदर, जॉर्डन के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, सऊदी अरेबिया के अंदर भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, या उसका प्रचार ऑब्वियसली लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा काम है वेस्ट एशिया पे आपको छोटी से छोटी खबर जितना मैं दे सकता हूँ उतना आपको देना, तो मैं उसको अपना कर्तव्य निभाता हूँ। बाकी अगर वो चीज़ बाहर नहीं कवर हो रही है, उसका कोई और सोर्स नहीं है, तो भाई ठीक है, मेरा वर्ड है, आप लोग उसको मानिए ना मानिए, कल को वो सामने आई जाएगी, क्योंकि मेरी कोई भी कही बात आप बताइए ऐसी हुई हो जो गलत साबित हुई हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो मैंने कही है वो आगे चल के कन्फर्म नहीं हुई हो। तो सऊदी अरेबिया के अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, सऊदी अरेबिया परेशान भी है। और इस समय देखिए, एक जो ट्रंप का इनिशिएटिव है यूक्रेन वॉर रोकने का, उसकी पूरी कॉन्फ्रेंस जर्मनी के म्यूनिक में चल रही है, और उसमें जो ट्रंप के जो मेन ऑफिशियल्स हैं, पीट हेग्सेट और इस तरह के जो तमाम लोग हैं ट्रंप के, वो वहीं पर जमे हुए हैं। यहाँ तक जो, और ट्रंप प्यूटिन की बात हुई है, पूरी 1.5 घंटा बात हुई, ये करीब ये परसों की घटना, यानी आज अगर 14 है तो 12 तारीख को बात हुई उनके समय के अनुसार। अब जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है कि अमेरिका ने ये कह दिया है कि यूक्रेन ने जितनी टेरिटरी खोई है वो यूक्रेन वापस नहीं ले पाएगा, और रशिया ने भी इस चीज को वेलकम किया है। दूसरी बात, ट्रंप ने यह भी कही है कि जो नेटो में यूक्रेन अपनी मेंबरशिप चाह रहा है, वो मेंबरशिप भी यूक्रेन को नहीं मिल पाएगी। अब बताइए, ये 2 चीजें जो सबसे बड़ी थी, जो बाइडेन ने पूरा नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को देने का वादा किया था, जो मतलब, और ये उसी वजह से लड़ाई शुरू हुई थी, रशिया ने उसीलिए यूक्रेन पे इन्वेजन किया 2022 में।
आज रशिया सही साबित हो गया। ट्रंप ने पूरी तरीके से अनाउंस कर दिया कि रशिया यूक्रेन में एक अच्छी खासी टेरिटरी रशिया के पास आ जाएगी। यानी जो रशिया से 15 देश अलग हुए थे 1989 में, जब सोवियत यूनियन टूटा था और अमेरिका ने ही तोड़वाया था, आज वही अमेरिका उसका एक हिस्सा उसको वापस कर रहा है। ये पूरी स्थिति बन गई है। म्यूनिक जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें ट्रंप के लोग हावी हैं। यूरोप उसमें बहुत सारी चीज़ें कोशिश कर रहा है कि नहीं, पूरी तरह से ऐसा ना हो, सरेंडर ना हो, ये ना हो, और मतलब हम भी रशिया से कुछ कंसेशन लें। कुछ घटनाएं यूक्रेन कराना चाह रहा है, कुछ ऐसे बमबारी की घटनाएं कि रशिया ने देखी हम पे बम्बार्डमेंट किया तो खुद भी अपना ड्रोन्स मार रहा है ताकि रशिया रिटेलिएट करे। लेकिन रशिया अभी बिल्कुल शांत है। और रशिया ने ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्रंप ने जो यूएस एड के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसका इस्तेमाल इजराइल की भी तेल अवीव यूनिवर्सिटी को फंड करने के लिए किया गया था, जो कि एक ऐसी संस्था से जुड़ी थी जो फिलिस्तीनी शवों पर एक्सपेरिमेंट करती थी। तो यूएसएडी के बारे में आज रशिया के स्पोक्सपर्सन जो फॉरेन स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने भी इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि यूएस एड जो थी ये बाइडेन के समय ये कितनी गलत चीज़ों में जाती थी, और उन्होंने एक ज़बरदस्त खुलासा किया। उन्होंने कहा यूएस एड यूक्रेन को भी गई। भाई यूएस एड एक एनजीओ टाइप का, समझिए गवर्नमेंट का ही एनजीओ। यूएस एड यूक्रेन को भी गई, और उस किस चीज़ में इस्तेमाल हुई? वो ऐसा कोई केमिकल वेपन्स को जो मतलब अगर आप किसी को वो मारिए तो एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करेगा। ऐसी वो ट्यूबरकुलोसिस दे देगा या कुछ ऐसा हेपेटाइटिस बी दे देगा, कोई ऐसी बीमारी दे देगी वो जो वेपन है, जिससे उसका आप कभी उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते। इस तरह के केमिकल वेपन्स पे बाकायदा यूक्रेन में रिसर्च करने के लिए यूएस एड का पैसा दिया जा रहा था। ये पूरी देखिए स्थिति बनी है। तो भाई ट्रंप की पोजीशन, पुतिन की पोजीशन अपने आप मजबूत हो गई, इसमें तो कोई दो राय रही नहीं। उसके बाद देखिए, अब ये देखिए, अब एक और ये जो पूरा सीज फायर के मामले में जो इजराइल झुका है, इसमें नेतन्याहू का एक आज उसने पहले नेतन्याहू के, अब देखिए मतलब जब दिमाग फिरता है या जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो देखिए जो 3 नामों की लिस्ट आज हमास ने भेजी इजराइल को। पहले इजराइल का आया स्टेटमेंट, दिस लिस्ट इज एक्सेप्टेड बाय इजराइल। फिर आया कि नहीं ये गलत इंग्लिश है, दिस लिस्ट इज एक्सेप्टेड बाय इजराइल, नहीं दिस लिस्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय इजराइल। अब बताओ, इज और वॉज में ये अपना जो है इसको लेके एक इनके यहाँ एक इशू बना हुआ है। अब इज एक्चुअली दिस लिस्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय इजराइल, इसका मतलब है कि पास्ट टेंस में दिस लिस्ट इज एक्सेप्टेड बाय इजराइल, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, सही बात है। लेकिन इतना ज़्यादा उस पर नुक्ताचीनी निकालना, और ये भी तो अभी नहीं क्लियर है कि किस भाषा में ये, इंग्लिश में जवाब दिया गया था, हिब्रू में दिया गया था, अरेबिक में दिया गया था, ये भी नहीं क्लियर है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि मेंटालिटी भी नहीं, जो मन स्थिति है वो कैसी हो गई। उसके बाद ट्रंप ने देखिए जो स्पेशल एनवॉय विटकॉफ जिन्होंने आके यहाँ गाजा समझौता कराया, उनको ही वो रशिया से बात करने भेजेंगे। बाकी और इनवॉइस भी उन्होंने तय किए हैं जो यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन से बात करेंगे। उसके बाद देखिए जो पूरी एक इम्पॉर्टेंट बात, जो मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक तरह से प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए, हालांकि वहाँ तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फिर भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट म्यूनिक के लिए उड़े, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाए, उनके प्लेन में कुछ खराबी हो गई, वो वापस आ गए। ये भी ट्रंप का खेल है, क्योंकि मार्को रूबियो जो है वो कुछ हद तक एंटी रशियन है, और उसको एक खास परिस्थितियों में उसको यहाँ पर ट्रंप को अपॉइंट करना पड़ा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कल की वीडियो में भी, परसों की वीडियो में भी, कि ट्रंप डीप स्टेट के खिलाफ लड़ रहा है, तो उसको कुछ ये नहीं, आप ये मत समझिएगा कि वो बहुत अच्छा हो गया है या ये हो गया, वो अपने इंटरेस्ट में लड़ रहा है। लेकिन उसके अपने इंटरेस्ट में अगर, जैसे मैंने कहा कि अगर 2 राक्षस आपस में लड़ते हैं तो उससे इंसानों को फायदा होता है, ये हमारी तमाम पुराणे बताती। तो वो जो पूरी स्थिति है उसको जो ट्रंप डीप स्टेट से वहाँ लड़ रहा है, उससे दुनिया की जनता को फायदा हो रहा है। ट्रंप ने आज बहुत, जैसे ब्रिक्स के खिलाफ आज बोला वो कि ब्रिक्स से डॉलर खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये बात सच है। उसने धमकी भी दी कि ब्रिक्स को हम किसी भी हालत में वो नहीं करने देंगे, हम टैरिफ इम्पोज कर देंगे। और आपको सबसे मजेदार बात बताएं, प्रधानमंत्री मोदी आज वॉशिंगटन में पहुंचे, व्हाइट हाउस, वहां पर बातचीत, उसके पूरी बातचीत हुई ट्रंप की।
जो एक अचीवमेंट अपना बता रहे हैं वो ये है कि जो तहव्वुर राणा है, जो 26/11 का दोषी है, उसका एक्सट्रेडिशन जो यूएस कोर्ट ने ऑलरेडी 2023 में उसकी अपील रिजेक्ट कर दी थी। यूएस में है वो, क्योंकि आपको याद होगा कि 26/11 में डेविड हेडली कोलमैन और ये जो राणा है, ये दो मेन पाए गए थे। और ये पाकिस्तान का है राणा। डेविड हेडली कोलमैन भी पाकिस्तानी सिटीजन, जिसने नाम बदला था अपना। बाद में वो सीआईए एजेंट निकला और सीआईए ने उसको आगे नहीं आने दिया। मतलब 26/11 में सीआईए की भी कोई भूमिका हो सकती है, मोसाद की भी हो सकती है, उस पर हमने सवाल बहुत उठाए थे, वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब देखिए जो बात हो रही है, डेविड हेडली को तो ऑब्वियसली अमेरिका भारत भेजेगा नहीं, क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन है, और वो उसने ये भी हो गया कि वो डबल एजेंट था, ट्रिपल एजेंट था, क्या था। ये जो तहव्वुर राणा है, इसको इंडिया भेजने की आज बात ट्रंप ने कही। अब इसको लेके मोदी एक अपना बड़ा अचीवमेंट बता रहे हैं, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इनके अचीवमेंट के खिलाफ जाती है। जैसे सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने मोदी के सामने, मतलब मोदी बगल में है, ट्रंप बगल में है, और उसने ये कहा कि हमने इंडिया पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का निर्णय ले लिया। अच्छा, उसने ये कहा कि हम और भी कई जगह लगा रहे हैं, लेकिन उसने इंडिया का खास तौर पे उसने जिक्र किया मोदी के सामने कि रेसिप्रोकल टैरिफ हम लगाने जा रहे हैं इंडिया पे। अच्छा, अब लोग कहेंगे ये क्या है, तो भाई ये, अच्छा उसके साथ जुड़ी बात, उसने ये भी कहा कि इंडिया जो है बिजनेस के लिए बहुत खराब है, क्योंकि इंडिया में बहुत हाई टैक्सेस हैं, टैरिफ्स लग जाते हैं, हर चीज़ में एक हाई ड्यूटीज़ हैं, तो हम भी उस तरह की ड्यूटीज़ लगाएंगे इंडियन गुड्स पे। मतलब इंडियन गुड्स जो एक्सपोर्ट, पक्का है कि इंडियन एक्सपोर्ट बुरी तरह से हिट होगा। उसके बाद इंडिया जो टैरिफ्स लगाता है, क्या इंडिया की इकोनॉमी और यूएस की इकोनॉमी बराबर है? इंडिया की अभी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसका कोई हिसाब ही नहीं है, वो 40 लाख ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर की इकोनॉमी है। तो अब जब इन इकोनॉमीज का कोई मेल नहीं है, कहीं से भी कोई मेल नहीं है, मतलब 40 लाख मतलब 40 ट्रिलियन, इंडिया 3 ट्रिलियन, तो जब इन इकोनॉमीज का कोई मेल नहीं है तो टैरिफ्स का मेल कैसे हो सकता है? ये तो कोई बताया हमको कि जो गरीब इकोनॉमी होती है रिलेटिवली, तो उसको राइट होता है कि वो अपने यहाँ टैरिफ इंपोज कर सकती है जो विकसित देशों से माल आ रहा है। और जो विकसित देश है उनका ये कर्तव्य है कि वो, अगर वो फ्री ट्रेड में बिलीव करते हैं या वो इस तरह से उसमें बिलीव करते हैं कि भाई हमें जो है एक जो विकसित जो विकासशील देश है उनकी मदद करनी चाहिए, अगर वो, और जो कि अमेरिका कहता है कि हम तो देखिए हम तो हर एक की मदद करना चाहते हैं हम, लेकिन सच्चाई क्या है कि अमेरिका के अंदर इतनी गरीबी हो गई है, इतने ज़्यादा, वो जो उसका पैसा है, अमेरिका का जो दौलत है, वो 1% जो अमेरिकन है उनके हाथ में चली गई है। 99% वहाँ अलग थलग हैं। होमलेसनेस की ये हालत है कि अमेरिका की सड़कों में लोग पागलों की तरह ड्रग्स लेके घूमते हैं, लाखों की संख्या में, कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े से बड़ा वहाँ उन लोगों ने, सोचिए आप, $200 बिलियन, 3 पता नहीं कितना, वो उसकी कोई ऑडिटिंग जब तक नहीं होगी तो सच्चाई कैसे पता चलेगी? कितने बिलियन डॉलर्स उन्होंने यूक्रेन को दिए? $200 बिलियन, $300 बिलियन की बात हो रही है। इजराइल को दे चुके हैं वो लोग कम से कम $100 बिलियन, कभी कोई कहता है $50 बिलियन, उसकी भी कोई ऑडिटिंग नहीं हुई है। अब आप गूगल पे जाएंगे, वो एक फिगर दे देगा, लेकिन वो फिगर सही है कि नहीं, इसको जांचने का, इसको समझने का, परखने का हमारे पास कोई तरीका नहीं। तो ये जो देखिए बात है, ये जो बात है कि जो ट्रंप ने मोदी के सामने इस तरीके से कहा, मोदी ने उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। एक और सवाल वहां पर पूछा गया लोगों से, और देखिए विरोध करने के बहुत सारे तरीके हो सकते थे। एक और पत्रकार ने मोदी से सवाल किया अडानी के बारे में, कि अडानी को लेके जो यूएस की जो फर्म थी उसने एक्सपोजे किया था कि अडानी ने कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो उस पर उन्होंने कहा, उस पर उन्होंने पूछा, वो जो हिंडनबर्ग फर्म का जो मुद्दा उठा था, तो उस पर उन्होंने कहा कि आपने क्या प्रेसिडेंट ट्रंप से इस सिलसिले में भी कोई बात की? तो मोदी ने लंबा चौड़ा कि देखिए जब दो देश के लोग मिलते हैं तो इस तरह के मामलों पे बात नहीं करते, जब ये होता है, भारत एक विकसित संस्कृति पर, मतलब अब सवाल यहाँ पर ये, भाई किसी पत्रकार ने कुछ पूछ दिया, उसको आपको टाल जाना चाहिए था। उस पर इतनी लंबी चौड़ी बातें करना, ये आपको भी शोभा नहीं देता। और ये जो पूरी एक मतलब आप जिस पद को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोदी व्यक्ति नहीं है वहाँ भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री को जैसा वो करना चाहिए था, अगर कोई ऐसा पूछ ले कि भाई आपके कोई व्यक्तिगत मित्र हैं, उनके बिजनेस इश्यूज हैं और उसको लेके
एलिगेशन लग रहे हैं, तो भाई उस पर अब मैं नहीं जानता, क्योंकि भाई क्या कहना चाहिए, मैं होता तो क्या कहता, इस तरह की बात करना बेकार है, फिजूल है। लेकिन फिर भी मोदी को एक मेच्योर आंसर देना चाहिए था। इस बारे में सब लोग सहमत है कि कहीं ना कहीं मोदी से चूक हुई। उसके बाद देखिए जो बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। अमेरिका में डीप स्टेट के खिलाफ लड़ाई जारी है। तुलसी गबार्ड को नेशनल जो इंटेलिजेंस है उसका चीफ बनाया गया है, और रॉबर्ट कैनेडी को, ये दोनों डेमोक्रेटिक बैकग्राउंड के, डेमोक्रेटिक पार्टी में, उसको हेल्थ सर्विसेज का चीफ बनाया गया है। और जो हेल्थ पॉलिसी और जो फार्मा लॉबी है उसने तो मतलब गदर काटा हुआ है अमेरिका में, पूरी दुनिया में काटा हुआ। उसको देखा देखी भारत में दवाइयाँ महंगी हो रही हैं। अब लोग बीजेपी वाले कहेंगे नहीं महंगी हो रही, लेकिन सवाल यह है कि जो कोविड के समय पूनावाला और इस तरह के तमाम लोग, जो तमाम फार्मा कंपनीज थी, उन्होंने जो पैसा कमाया, तमाम अस्पतालों ने जो पैसा कमाया, कोविड के समय जो कत्लेआम हुआ भारत में, उसके बारे में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी जवाबदेही कौन देगा? ये एक देखिए बहुत बड़ा सवाल है जो पूरा सा इससे निकलता। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में जो आज घटनाएं हुई, उसमें मैंने आपको बताया कि कई घटनाएं हुई। उसमें जो बेसिकली जो कुल्हाड़ी वाली घटना है, जिसमें बाकायदा कुल्हाड़ी चली है, ये देखिए मैं आपको बताता हूं। मुझे मतलब थोड़ी देर का आप टाइम दीजिए, क्योंकि इसमें ये मैंने नोट किया था। ये देखिए, हाँ, ये देखिए दो जगह कुल्हाड़ी चली है, एक जेरूसलम के पास और एक रमल्ला के पास। दो जगह कुल्हाड़ी से फिलिस्तीनियों ने इजरायली सेटलर्स पे हमला किया। अब इस पूरी चीज का देखिए क्या मतलब है। और अच्छा, उनको ये पकड़ भी नहीं पाया, वो लोग निकल भी गए हमला करके। उसमें कई इजरायली घायल भी हैं। अब सवाल यहां पर ये उठता है, अच्छा आईडीएफ भी तुरंत पहुंच गई, उसने तुरंत घायलों की संख्या छुपाने की पूरी अपनी जो उनकी कवायद होती है वो भी की, वो अभी तक चल रही है, इसलिए क्लियर पिक्चर नहीं इमर्ज कर रही है। अब जो बात यहां पर यह आ रही है कि अगर जो वेस्ट बैंक एक इंतिफादा देख रहा है, उसको दुनिया कब कहेगी ये थर्ड इंतिफादा है? क्योंकि दुनिया का मीडिया तो बिका हुआ है। वो तो अब वो ट्रंप कोशिश कर रहा है मीडिया से भी लड़ने की। ये अब जब वहां पर कुछ चेंजेस होंगे, कुछ CNN BBC टाइप जो चैनल्स हैं वो खत्म होंगे या उनको खत्म किया जाए, तब तो कोई बात निकल के सामने आए। ऐसा ही नहीं कि उनके मतलब 20th सेंचुरी फॉक्स भी कोई सच बोलती, वो भी झूठ बोलती। मतलब पूरा जो लेगेसी मीडिया है, जिसको एलोन मस्क ने लेगेसी मीडिया कहा है, वो जो पूरा है, वो देखिए सच्चाई नहीं दिखा रहा है वो इजराइल फिलिस्तीन के मामले में। और ये सब ये जो लिबरल लेगेसी मीडिया है, ये जो लिबरल्स हैं, इनका इतना गंदा अप्रोच, इतना खराब अप्रोच, इनको मतलब मैं एक दिन देखिए एक राजनीतिक ताकत हिंदुस्तान में हम बनेंगे, मंगल पांडे सेना उभरेगी, राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल उभरेगा, और इसमें हम लोग जो हिंदुस्तान में जो लिबरल्स हैं उनसे जवाबदेही हम लोग लेंगे। और उसके बाद और जब हम ये ताकत बन के, राजनीतिक ताकत बन के उभरेंगे, सत्ता भी हमसे दूर नहीं रहेगी, और उसके बाद हम दुनिया के लिबरल से भी ये सवाल पूछेंगे। पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है इस समय, पूरा जो एक फिलिस्तीन के पक्ष में माहौल हो गया है, जो इजराइल के पक्ष में लिबरल मीडिया ने बनाया था, दुनिया की और हिंदुस्तान की। इसमें ये इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सबको हम लोग चापेंगे। और इसमें जो अपने जो कंटेंट चोर हैं, वो सब तो छोटे प्यादे हैं, उनको तो चाप ही देंगे। अब देखिए जो बात यहां पर आ रही है वो यही आ रही है कि एक बड़ा एंटी लिबरल मूवमेंट इंडिया में चलना चाहिए, जो एंटी लिबरल हो, एंटी कम्युनल हो, दोनों ही हो, एंटी बीजेपी, एंटी लिबरल, और जो सही मायने में भारत के जो 1857 की लाइन थी, जो भारत के वीर किसान और मजदूर और जो छोटे बिजनेसमैन हैं और जो इस तरह के छोटे उद्योगपति हैं, वो सब मिल के कैसे वो सत्ता अपने हाथ में। ये देखिए आज का पूरा वो है। कल देखिए, कल के बारे में आपको बता दें, कल शनिवार को हो सकता है मैं लाइव आऊँ 12 बजे के बाद, क्योंकि माहौल ऐसा है कि अगर कल कुछ बवाल होता है, कोई ऐसी स्थिति बनती है, तो कल हम हो सकता है लाइव आए और आपको हम लाइव खबरें दें कि किस तरीके से हमास ने कैदी छोड़े और फिर फिलिस्तीन कैदी इजराइल ने कैसे छोड़े, क्या हुआ। और ये लाइव जो है, ये इसका टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा। ये 12 बजे के बाद अगर शुरू होता है तो मैं तब दूंगा, मतलब तब शुरू करूंगा। 1 बजे के बाद शुरू होता है तो मैं तब शुरू करूंगा। 2 बजे शुरू होता है तो मैं 2 बजे करूंगा। मैं आपको अपनी जो YouTube पोस्ट है उसके माध्यम से मैं बता दूंगा। तो देखिए कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।